एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक करेंगे स्किल ऑफ टीचिंग, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन। कि पहले हमने लेक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि किस किस विधि का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसी दौरान हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 3rd यूनिट का वो है स्किल ऑफ टीचिंग, कि अपने शिक्षण के दौरान हम किस किस कौशल का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण कार्य है कि आप अपने शिक्षण कार्य को किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हो कक्ष के अंदर। तो आज हम अपने टॉपिक करते हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, कि हम अपना जो भी टॉपिक करवाना चाहते हैं कक्ष के अंदर, उसके अंदर हम बच्चों को अपने पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण डिपेंड करता है कि आप जो शिक्षक हैं, जब तक अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना पाठ प्रस्तावना कौशल, हिंदी में इसको बोला जाता है पाठ प्रस्तावना कौशल। कि यदि हम बात करें कि प्रस्तावना की, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के दौरान देखा जाता है कि यदि उसकी प्रस्तावना प्रभावशाली रही है तो आगे का जो काम है वो उद्देश्यपूर्ण आसानी के साथ हो सकता है। जिस प्रकार से हमारा जो संविधान लागू किया गया है, संविधान के अंतर्गत शुरुआती दौर के अंदर उसकी प्रस्तावना के बारे में वर्णन किया गया है और उसके अंदर लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य घोषित करते हैं, तब हम उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसलिए क्या देखा जाता है कि हमारा इस दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन कैसे करानी है अपने अपने लेसन प्लान की। तो उस बात को यदि, क्योंकि अध्यापक क्या करता है, शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से दो रूपों से व्यवहार करता है, जिसके अंतर्गत कुछ बातें वो शाब्दिक रूप से बच्चों के सामने रखता है कि शब्दों के माध्यम से कुछ बातें उनको बताने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्या देखा जाता है कि बच्चे को सांकेतिक भाषा के माध्यम से टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा उसको बताया जाता है, कि संकेत करके बताने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए हमारे व्यवहार को प्रकट करने के लिए अध्यापक के द्वारा प्रयास होता है। अध्यापक जिस भी हमारे उपविषय को बताने का प्रयास कर रहा है उसके लिए वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की विधि, विभिन्न प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, जिसके माध्यम से उसका जो लेसन है वो इफेक्टिव हो। लेकिन इसके अंदर हम पहले बात करते हैं कि स्किल ऑफ टीचिंग की, जो टीचिंग की स्किल है ये क्यों की जाती है। क्योंकि सभी स्किल के अंदर ये देखा होगा कि आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, नहीं की तो मैं बता देता हूँ कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सूक्ष्म शिक्षण, जिस प्रकार से हम रियल टीचिंग के अंदर क्या करते हैं कि हमारे कक्ष के अंदर 40 से 50 बच्चे होते हैं रियल टीचिंग में, लेकिन हमारी माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि 10 से लेकर 15 विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर गैदरिंग ज्यादा है, इसमें माइक्रो टीचिंग में गैदरिंग कम होती है। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर देखते हैं कि हमारी जो टाइमिंग होती है वो 5 से 7 मिनट होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो टाइमिंग होती है वो 40 से 45 मिनट का हमारा लेक्चर होता है। क्लियर। इसके अंदर हम A1 स्किल का प्रयोग करते हैं, किसी एक स्किल के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर हम पूरी 6 स्किल का प्रयोग करके अपना रियल टीचिंग के अंदर कंप्लीट लेसन डिलीवर करने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आपके जो रीडिंग स्किल है उसको इंप्रूव किया जाता है, ताकि हम बच्चों के अंदर जो उसकी शिक्षण की विधि है उसे प्रभावशाली रूप से कौशल को सिखाने का द्वारा प्रयास किया जाए। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हम पहला हमारा इसके अंदर कंपोनेंट क्या है कि जिसके अंतर्गत हम पाठ प्रस्तावना कौशल की बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना कौशल के घटक क्या है, कि हमारी पाठ प्रस्तावना कौशल के पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक, या हम कंपोनेंट कह सकते हैं इंग्लिश में, कि किन घटकों का प्रयोग करके हम इस विधि को प्रभावशाली बना सकते हैं।
कंपोनेंट ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग स्किल, कि इस स्किल के हमारे किन किन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम बच्चे को प्रभावशाली रूप से शिक्षण कार्य के लिए प्रभावशाली बना सकते हैं। पूर्व ज्ञान का उपयोग, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि आपने क्या करना है, पूर्व ज्ञान, कि बच्चे को ऑलरेडी पहले से जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का उपयोग कि आपके द्वारा पीके टेस्टिंग करना। पीके टेस्टिंग कि बच्चे के अंदर जो पहले से नॉलेज है जिसको हम पीके टेस्टिंग बोलते हैं, तो आपका कंपोनेंट इसके अंदर है पीके टेस्टिंग करना, कि पहले से बच्चे को जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस ज्ञान, कि जो टॉपिक आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, ये नहीं है कि टीचर कक्षा में जाता है और जाते ही वो पढ़ाना शुरू कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने क्या करना है, क्योंकि विद्यार्थी को जाते ही नए ज्ञान के बारे में पढ़ाना शुरू कर देना ये पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी मकान बनाते हैं उसके लिए पहले से एक छोटी सी नीचे धरती के अंदर नींव को तैयार किया जाता है, उस नींव के ऊपर हम बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से आपका जो पहले से ज्ञान है, ज्ञान का अज्ञात की ओर जाना, कि जो हमारा पहले से ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसको ऊपर नए ज्ञान को देना बच्चों को। आप कक्षा में पढ़ाने के लिए गए, कक्षा में पढ़ाने से जाने से पहले मान लीजिए आप संज्ञा का टॉपिक करवाना चाहते हो, नाउन का टॉपिक करवाना चाहते हो, तो आप संज्ञा से जुड़े हुए जो बच्चों को पहले से ज्ञान है उसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करोगे। जैसे आप लोग किस पर लिखते हो, कॉपी पर लिखते हो। कक्षा में कितने विद्यार्थी हो आप लोग, कक्षा। आपका क्या नाम है, आपका नाम अशोक है। किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष आदि के नाम को क्या कहा जाता है, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अपने संज्ञा का टॉपिक पढ़ा रहे हो, डेफिनेशन दोगे तो उससे लेकर की संज्ञा किसको बोलते हैं हम, किसी वस्तु का नाम, कक्षा, किसी का नाम। तो आप ये टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को एग्जाम्पल पूछोगे, आपका नाम क्या है, आप किस पर लिखते हो, आप कहाँ बैठे हो। तो इस प्रकार की पीके टेस्टिंग करके आपके द्वारा पहले से क्या किया जाता है, बच्चे का ज्ञान जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे को उससे संबंधित क्या आता है। बच्चा फर्स्ट टाइम कक्षा में जाता है, हम सोचते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन ये हम ऐसा गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये देखना होता है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल के अंदर जा रहा है वो 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों का जो ज्ञान है उसे ऑलरेडी पहले से होता है। वो कैसे? जैसे हम आप उससे पूछिए बच्चे से आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, इट मीन्स वो मदर और फादर का मीनिंग जानता है। ब्रदर का क्या नाम है, सिस्टर का क्या नाम है, इट मीन्स इन शब्दों का जो ज्ञान है उसे पता है। उसे भूख लगी है, क्या खाओगे, इट मीन्स भूख का मीनिंग वो जानता है। तो पीके टेस्टिंग के द्वारा पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे को ऑलरेडी पहले से कितना ज्ञान है या नहीं है। तभी जाकर आप इन्वायरमेंट तैयार करोगे कक्षा में, तभी जाकर बच्चों को आसानी के साथ उस टॉपिक के बारे में आप पढ़ा सकते हो। इसके अलावा हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा कंपोनेंट है, वो क्या है कि कथनों का प्रयोग, कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाहते हो उससे संबंधित जो हमारे कथन हैं, कथनों का प्रयोग, कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे संबंधित हमारे जो है यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके विषय वस्तु से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्योंकि जितनी आप अपने लेसन की इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, प्रस्तावना से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, उतना ज्यादा क्या होगा, आप आसानी के साथ अपने विषय वस्तु को बच्चों को समझाने का प्रयास कर पाओगे। तो इसलिए आपके द्वारा ये प्रयास होना चाहिए कि आप जो भी कथन का स्टेटमेंट का प्रयोग करें वो आपके टॉपिक से, वो आपके विषय वस्तु से रेलिवेंट होना चाहिए। वो रेलिवेंट होगा तो बच्चा आसानी के साथ क्या कर सकेगा, उसको समझ सकता है। और शिक्षक को चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है वो उससे संबंधित करके पढ़ाने का प्रयास करे, कथनों से संबंधित पढ़ाएगा, तभी जाकर बच्चे को आसानी के साथ वो समझा सकता है। तो इसलिए इसमें हमारी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी कथन हो हमारा, वो कथन
जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं वो तो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट होने चाहिए। हमने संज्ञा का टॉपिक लिया, आपका जो एग्जाम्पल हो वो हमारा जो उससे संबंधित हमारा पॉइंट हो वो हमारे टॉपिक जैसे संज्ञा है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। तो इस आधार पर माना जाता है कि जब तक आप अपने कथनों का सही प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो शिक्षण कार्य करते हुए एक अध्यापक को इस स्किल के दौरान इस दो कंपोनेंट जो हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है उचित कर्मबद्धता, कि हमारी उचित कर्मबद्धता क्यों कही गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत कि प्रॉपर सीक्वेंस हमारी होनी चाहिए। कर्मबद्धता, उचित कर्मबद्धता के साथ किस प्रकार से कि आप जो पढ़ाना चाहते हो उचित कर्मबद्धता, कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आपके द्वारा जो प्रॉपर सीक्वेंस आप जो भी पढ़ाना चाहते हो, जैसे जिस भी टॉपिक को आपने लिया, मान लीजिए आपने विश्लेषण का टॉपिक लिया, विश्लेषण के टॉपिक के अंतर्गत हमारे किस प्रकार से, उससे पहले बताने के लिए आप क्या करोगे, विशेषण का टॉपिक लो, आप सर्वनाम का टॉपिक लो, किसी भी प्रकार से टॉपिक, विशेषण का टॉपिक लेने से पहले आपको सर्वनाम के टॉपिक के अंतर्गत आपको डिस्कस करना होगा। सर्वनाम के टॉपिक, आपके सर्वनाम का मीनिंग क्या है, सर्वनाम का मीनिंग है, उस सर्वनाम के मीनिंग को बताने के बाद उसकी टाइप्स, कि उसके प्रकार क्या है। प्रकार के अंतर्गत आप मान लीजिए उसे 5 प्रकार से हैं, तो उसके अंतर्गत आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट जो टाइप से है उसके बारे में उसका डेफिनेशन दोगे, उससे जुड़े हुए उसके एग्जांपल दोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज आप जब टॉपिक करोगे और उसके बाद कंक्लूजन के रूप में आप बच्चों को डिस्कशन करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम कर्मबद्धता, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उसका सबसे पहले मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग के बाद आप उसकी इंपॉर्टेंस पूछिए, आपने डेफिनेशन पूछी, आपने कैरेक्टरिस्टिक पूछी, आपने इंपॉर्टेंस पूछी है, आपने इंपॉर्टेंस पूछी है तो आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करोगे। कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, अंत में कंक्लूजन क्या, तो आप सीक्वेंस वाइज आपने मीनिंग बताया, उसके बाद डेफिनेशन बताई, आपने इंपॉर्टेंस पूछी, आपने इंपॉर्टेंस बता दी, तो इस प्रकार से एंड में आपने कंक्लूजन बता दिया। तो प्रॉपर्ली आप सीक्वेंस वाइज क्या करोगे, अपने इस स्किल के माध्यम से बताने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इस स्किल का प्रयोग करते हुए आपने इन कंपोनेंट का प्रयोग करना है, क्योंकि जब आप रियल टीचिंग के अंदर जाते हो तो रियल टीचिंग के अंदर हमारी 6 स्किल होती है। 6 स्किल कौन कौन सी होती हैं हमारी, जैसे फर्स्ट स्किल के रूप में इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस लेसन से है। सेकंड आपकी क्वेश्चनिंग स्किल है कि बच्चे से आपने लेसन पढ़ाते हुए बीच में से क्वेश्चन कैसे पूछना है, या अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए आप पीके टेस्टिंग कैसे करोगे, उसके दौरान आप कैसे क्वेश्चनिंग करोगे। दूसरी स्किल, तीसरी स्किल है आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल, कि आप अपने एक्सप्लेन करते हुए किस प्रकार से कंपोनेंट का प्रयोग करोगे, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनिंग स्किल सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, क्योंकि आप उस स्किल के अंतर्गत अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाता है। उससे जुड़ी हुई फोर्थ स्किल हमारी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, क्वेश्चनिंग हो चुकी है, और थर्ड हमारी एक्सप्लेनेशन, और फोर्थ आपकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, कि आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ आप एग्जाम्पल किस प्रकार से दोगे, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। तो जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक बच्चे को आसानी के साथ समझ में नहीं आ सकता। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि लेसन को पढ़ाते हुए भाषा आपका एग्जाम्पल सब रहना चाहिए। फिफ्थ स्किल आपकी स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होती है कि उद्दीपन कौशल, कि जिसके अंतर्गत आपकी टीचर की बॉडी के मूवमेंट किस प्रकार से होंगे, किस बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि जब आप एक ही जगह खड़े होकर पढ़ाओगे तो बच्चे भी उदासीन और आप अपना जो टीचिंग वर्क है वो भी इफेक्टिव नहीं बना सकोगे। आपको पढ़ाते हुए, जैसे मैं बॉडी का मूवमेंट कर रहा हूँ, बॉडी की तरफ हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ, तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान से करना है। लास्ट स्किल आपकी रीइंफोर्समेंट, कि कोई भी आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो रिइंफोर्समेंट में कंपोनेंट है दो तरह के हैं कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर आप कहते हैं कि कोई बच्चे ने आंसर दिया, आपने कहा शाबाश, गुड, क्लैपिंग की जाए इस बच्चे के लिए। इस प्रकार के जब आप शाब्दिक रूप से प्रयोग करते हो तो बच्चे का मनोबल होता है वो इंक्रीज होता है। सेकेंडली, यदि आपको कोई आप नालायक हो, आप बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल दोगे तो उसलिए क्या होता है कि उसके अंदर बच्चे के अंदर मनोबल गिर जाता है। तो टीचर को चाहिए इन नेगेटिव कंपोनेंट का प्रयोग ना करके जो पॉजिटिव कंपोनेंट है रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपकी 6 स्किल थी। तो तीसरी स्किल हमारी तीसरा कंपोनेंट चल रहा था कि उचित कर्मबद्धता आपके होनी चाहिए। पहला जो पूर्व ज्ञान कि बच्चे को आपके टॉपिक से संबंधित आपने पीके टेस्टिंग करनी है। सेकेंडली, आपको कथनों का प्रयोग कि जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हो उससे जुड़े हुए आपके कथन होने चाहिए। थर्ड, आपका उचित कर्मबद्धता कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उससे कर्मबद्धता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसके अंतर्गत है कि उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग। कि सहायक सामग्री हमारी किस प्रकार से उपयुक्त रूप से जो सहायक सामग्री है, उपयुक्त सहायक सामग्री टीचिंग एड जो है उसका प्रयोग करना। सहायक सामग्री का प्रयोग कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे जुड़ी हुई जो भी आपकी टीचिंग एड्स मटेरियल है उसका प्रयोग आप किस प्रकार से करोगे। क्योंकि यदि आप सही अर्थों में, सही मायने में अपने टीचिंग के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान मटेरियल का प्रयोग नहीं करते, टीचिंग मटेरियल का प्रयोग नहीं करते, तब तक आपका टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता कि जिस प्रकार से आप कोई भी चार्ट बनाइए जिसके अंतर्गत आपको क्या होगा, बच्चे को आप एक्सप्लेन करोगे। आप कोई भी मॉडल बनाइए, आप कोई भी किसी भी प्रकार का कार्ड बनाइए जिसके माध्यम से आप बच्चे को आसानी के साथ उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। क्योंकि आप बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हो, बच्चे से कहानी सुना रहे हो, बच्चों को उदाहरण दे रहे हो, किसी प्रकार का नाटक कर रहे हो, तो उसके दौरान आपको सहायक सामग्री की जरूरत अवश्य पड़ती है। जब तक आप सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के अंतर्गत आपको क्या देखना होता है, चार्ट बनाया, इसके अंतर्गत मान लीजिए आप प्रदूषण का टॉपिक करवाना चाहते हो, तो उस प्रदूषण के टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, उसका डिवाइडेशन करना होगा कि प्रदूषण 4 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब चार्ट को डायरेक्टली जाकर कक्ष में आपने नहीं लगाना, उसके लिए बच्चों के अंदर एक आकर्षण रहे कि जो मैडम या अध्यापक के द्वारा कक्ष में अब चार्ट लगाया गया है उसके अंदर क्या हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को न्यूज़पेपर की कटिंग करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है अपना चार्ट बनाकर। इधर भी इसी तरह करना है, यहाँ भी इसी प्रकार से और यहाँ भी इसी प्रकार से। जब आप ऐसा करोगे, आपने पोल्यूशन जो हमारा है, जो प्रदूषण का टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन है वो बता दी। उसके बाद आप उसके टाइप्स करवाना चाहते हो, तो आपको टाइप्स करवाते हुए आप पहला टाइप्स करवा रहे हो तो आपका यहाँ का जो न्यूज़पेपर का पार्ट है उसे हटाइए और बच्चों को वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करिए और उसका एग्जाम्पल दिखाने का प्रयास कीजिए। सेकंड पार्ट बताया, सेकंड पार्ट न्यूज़पेपर का उतार दीजिए, थर्ड उतारा, थर्ड के बारे में, फोर्थ के बाद फोर्थ। तो इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज आप उसका जो चार्ट उतारोगे तो बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है कि नेक्स्ट पिक्चर क्या हो सकती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारा अच्छा टीचिंग मटेरियल होता है जिसका प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो टीचिंग एड्स हैं वो किस प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है। क्योंकि जब तक हम वास्तविक अर्थों में टीचिंग एड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे सहायक सामग्री में, तब तक आप अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना सकते। तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको शिक्षण सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रस्तावना की अवधि कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की अवधि कि जो आप हमने शुरू के अंदर डिस्कस किया था कि जो हम जिस लेसन की बात कर रहे हैं
अवधि की हमारी क्या हो सकती है कि पाठ प्रस्तावना के अंतर्गत हम कहते हैं कि प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में कि जब आप अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रस्तावना बोलते हो वो इतनी लेंथी भी नहीं होनी चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हो वो टॉपिक को कंप्लीट ना कर सको, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए जिसके माध्यम से आपके टॉपिक की जो परिभाषा है वो क्लियर ना हो। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे तभी जाकर क्या कर सकते हैं, आप आसानी के साथ अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो विशेष बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने इस टॉपिक के माध्यम से प्रस्तावना की अवधि विशेष रूप से इस ढंग की होनी चाहिए कि यदि आप निरर्थक बातों को ना लेकर जो सार्थक आपकी सेंटेंस है उसको लेने का प्रयास करो, क्योंकि जब आप सार्थकता करोगे तो बच्चों का जो ध्यान है, बच्चे जो उसका मीनिंग है वो बड़ी आसानी के साथ समझ पाएंगे। यदि आप निरर्थक बातों को उसके अंदर इंक्लूडेड करोगे तो बच्चा आपके टॉपिक को आसानी के साथ नहीं समझ पाएगा। तो जरूरत किस बात की है कि आप अपने टॉपिक को शुरू करने के दौरान अपनी प्रस्तावना को विशेष रूप से ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए। शब्द की सार्थकता। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट क्या है कि शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, कि हमारे जो जिस हम शब्दों की बात करते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक, कि आपके द्वारा जिस शब्दों का प्रयोग कि टीचर के द्वारा शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार से संबंधित हमारा जो की सार्थकता, कि जो आप यहां पर करना चाहते हो कि टॉपिक के दौरान टीचर के द्वारा जो बोला जा रहा है कि आप टीचर के रूप में पढ़ा रहे हो, उस दौरान जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, हमने तो शुरू में किया था ना कि टीचर दो रूपों से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है, एक तो शाब्दिक रूप से और एक शाब्दिक रूप से। अब शब्दों के रूप में जब आप रीइंफोर्समेंट स्किल की मैंने बात की थी, उसके दौरान हम देखते हैं कि शब्दों का प्रयोग करके आप बच्चे को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपका शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि आपकी बॉडी का व्यवहार बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हो। आपकी बॉडी के माध्यम से सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आप शुरू के अंदर आपने प्रयोग में लाया जिन बातों को, उसके अंदर विशेष रूप से हम बात को ध्यान में रखें और इसके माध्यम से बच्चे को एक्सप्लेन करने का प्रयास आपके माध्यम से किया जाए। तो इस रूप से हम देखते हैं कि ये 6 वो कंपोनेंट है जिस स्किल के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जो पाठ प्रस्तावना कौशल है, किन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत स्किल ऑफ द इंट्रोडक्शन लेसन, तो जिसके अंतर्गत हम अपने कक्ष में जाने से पहले, रियल टीचिंग की बात करें तो कक्ष में जाने से पहले हम पहले से अपना पाठ लेसन प्लान बनाकर जाते हैं। उसी प्रकार से माइक्रो टीचिंग के अंदर जब हम 1 बाय 1 एक स्किल करते हैं तो उसके अंतर्गत भी हम अपना जो लेसन प्लान है वो स्किल वाइज बनाकर जाते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर आपको आपकी स्किल से संबंधित भी किसी भी प्रकार का लेसन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर आप किन किन कंपोनेंट का प्रयोग करोगे, जिसके अंतर्गत आपकी पाठ प्रस्तावना कौशल के अंदर आपकी पीके टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान का उपयोग कि बच्चे के अंदर पहले से क्या ज्ञान था, सेकेंडली किन तथ्यों का प्रयोग करके आप विषय वस्तु से रिलेटेड जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसको करोगे, थर्ड आपका जिसके अंदर आपकी उचित क्रमबद्ध आपकी प्रॉपर आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस के बिना आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फोर्थ आपका उपयुक्त सहायक सामग्री कि जिस भी टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करना चाहते हो वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके टॉपिक से रेलिवेंट नहीं होगा तब तक बच्चे को आसानी के साथ आप नहीं समझा सकते। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिफ्थ आपका प्रस्तावना की अवधि कि जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो आपके टॉपिक को शुरू करने से पहले, तो उससे रेलिवेंट जो प्रस्तावना है उसकी जो
अवधि होती है वो लेंथी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट हमारा कि शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार, कि कुछ शब्दों के माध्यम से और कुछ अशाब्दिक रूप से जो हमारा व्यवहार सार्थक है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। तो ये थी आपका टॉपिक की पाठ प्रस्तावना की कौशल क्या है और किन किन कंपोनेंट का प्रयोग करके हम अपनी पाठ प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू।